नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की गणित और अध्याय है पहला, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस अध्याय में हमें 4 टॉपिक दिए गए। पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसे कलन विधि भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, और तीसरा है अपरिमेय संख्याएं, और चौथा है परिमेय संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम बात करेंगे पहले टॉपिक जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, जहां a बड़ा है b से, के लिए दो धनात्मक पूर्णांक q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां r है वो 0 के बराबर तथा 0 से बड़ा है और b से छोटा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं a और b, जहां a बड़ा है b से, के लिए दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं q तथा r का अस्तित्व है। इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां r है वो 0 के बराबर तथा 0 से बड़ा तथा b से छोटा है। तो देखो इसे उदाहरण से समझ, हमने दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ली, यहाँ पर 5 और 5, 5 और 5, 5 में फिर 5 का भाग दिया, एक बार किया और शेषफल कितना गया 0। शेषफल को हम लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल तो कितना गया 0 और भागफल में आया 1। तो 5 और 5 के लिए दोनों किसी है धनात्मक संख्या, इनके लिए दो धनात्मक संख्या 1 और 0 का अस्तित्व है। किस प्रकार कि इसको हम लिख सकते हैं, ये जो भाज्य है 5, इसको हम लिखेंगे 5 बराबर 5 गुणा 5 प्लस ये आ जाएगा शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को क्या लिखेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार हमने दो संख्याएं ली 5 और 6, कौन दो संख्याएं ली 5 और 6, 5 का भाग देंगे 6 में, एक बार गया और शेषफल आ गया 1, शेषफल आ गया 1। तो 5 और 6 दो हमने संख्याएं ली, इनके लिए दो संख्याओं का अस्तित्व है, एक तो है 1 और दूसरी भी है 1, इसके लिए दो संख्याएं 1 और 1 का अस्तित्व इस प्रकार है। तो क्या हम इस देखो, तो इसे भाज्य को लिखेंगे हम भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आगे हमने दो संख्या ली 5 और 7, आगे हमने दो धनात्मक संख्या ली 5 और 7, इनके लिए भी देखो जब 5 का भाग देंगे 7 में तो शेषफल एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा 2। तो इसके लिए भी दो धनात्मक संख्याएं 1 और 2 का अस्तित्व इस प्रकार है कि भाजक बराबर दूसरा है हमने दो संख्या ली 5 और 7, इसके लिए भी दो संख्याओं 1 और 2 का अस्तित्व इस प्रकार है। किस प्रकार देखो, जब 5 का भाग देंगे 7 में तो शेषफल तो आएगा 2 और भागफल आएगा 1। तो इसके लिए 5 और 7 के लिए दो धनात्मक संख्या 1 और 2 का अस्तित्व इस प्रकार है कि 7 बराबर हम लिखेंगे, ये जो है भाज्य बराबर लिखेंगे, ये आ जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार इसके 8 के लिए लिखेंगे, तो 8 बराबर आ जाएगा 5 गुणा 1 प्लस 3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर देखो दो धनात्मक संख्याएं क्या है 5 और 9, यहाँ पर दो धनात्मक संख्याएं 5 और 10, इसके लिए तो दो धनात्मक संख्याएं 1 और 4, और इसके लिए दो धनात्मक संख्याएं कौन सी 2 और 0। इनका अस्तित्व किस प्रकार है कि 9 बराबर 5 गुणा 1 प्लस 4, 9 तो क्या है भाज्य और 5 क्या है भाजक, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर 10 बराबर 10 क्या है भाज्य बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0, 5 क्या है भाजक गुणा 2 क्या है भागफल प्लस शेषफल। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो शेषफल आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4 और यहाँ पर 0। तो ये जो शेषफल मिल रहा है ये हमारा भाजक से क्या है छोटा है, जो शेषफल हमें मिल रहा है वो क्या है भाजक से क्या है छोटा है, और किसके बराबर है 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा भी है, और क्या है 5 से छोटा। तो यहाँ पर जो हमें शेषफल मिल रहा है, क्या मिल रहा है शेषफल, वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 5 से क्या है छोटा है। ये
शेषफल जो मिल रहा है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा 5 से छोटा है। अब देखो यहाँ पर जो धनात्मक संख्या लिखी थी 5 और 6, यहाँ पर दो धनात्मक संख्या लिखी थी 5 और यहाँ पर 5 5, यहाँ पर 5 6, यहाँ पर 5 7, यहाँ पर 5 8। अब हम क्या करें तो इस रूप को लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या देगा शेषफल। और जो ये शेषफल था वो क्या इसके बराबर था, देखो शेषफल था 0 के बराबर, 0 से बड़ा, और ये जो यहाँ पर तो भाजक था 5, तो क्या था 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा भाजक से क्या होगा छोटा होगा। तो शेषफल की कंडीशन क्या है, शेषफल की कंडीशन ये आएगी 0 के बराबर तथा 0 से बड़ा तथा किससे भाजक से छोटा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहाँ जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा भाजक से छोटा होता है। अब हम क्या करेंगे, भाज्य को तो लेंगे संख्या ए से प्रदर्शित करेंगे, तो भाज्य को तो लिख दिया हमने ए से, भाज्य को तो लिख दिया ए से, और भाजक को लिख दिया बी से, भाज्य को लिख दिया बी से, भाज्य को तो लिख दिया ए से, ताकि हमें यह रूप मिल जाए। तो भाज्य को तो लिखा, अब इसकी तुलना करेंगे तो भाज्य बराबर तो क्या है 1, भाज्य के बराबर तो क्या है 1, और भाजक के बराबर क्या है b, और भागफल क्या है q, और शेषफल क्या है r, शेषफल क्या है r। तो यहाँ पर भाजक तो है a, भाजक तो है b, और भाज्य क्या है a, भाज्य क्या है a, भाज्य तो है a, भाजक है b, और भागफल है q, और शेषफल है r। और शेषफल की कंडीशन क्या है कि वह 0 के बराबर, 0 से बड़ा और भाजक से क्या हो छोटा होना चाहिए। तो यही क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b जहां a बड़ा है b से के लिए दो धनात्मक पूर्णांक के q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां r क्या है 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से क्या होगा छोटा होगा। तो इसको एक बार फिर से समझेंगे। तो हमने यहाँ पर जो दो धनात्मक संख्या ली थी 5 और 5, इनके लिए दो धनात्मक संख्या कौन कौन सी है 0 और 1 इस प्रकार विद्यमान है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार इस 5 और 6 के लिए दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है 1 और 1, 1 और 1। तो भाज्य बराबर लिखेंगे, भाज्य यहाँ पर क्या है 6, भाज्य क्या है 6, भाज्य बराबर भाज्य कितना है 5 गुणा भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल। इसी प्रकार 5 और 7 के लिए लिखेंगे। तो इन उदाहरणों से यह समझ में आ रहा है कि जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है उनके लिए दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का अस्तित्व होगा, जिनमें से जो शेषफल होगा उसके लिए कंडीशन यह होगी कि वह 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा भाजक से क्या होगा छोटा होगा। अब हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात कोई भी दो या दो से अधिक संख्या है उनका HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो उन दोनों संख्याओं को क्या करे विभाजित करे। तो हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना। तो हमें कोई दो संख्याएं दिए गए 455 और 42, इनका क्या ज्ञात करना है HCF ज्ञात करना है। तो इसका जो पहला चरण इसमें, तो पहले चरण में हम क्या करेंगे 455 और 42 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, पहला चरण है इसमें लिखेंगे 455 तथा 42 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर सबसे पहले क्या करेंगे 455 और 42 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ r
के लिए क्या कंडीशन थी, जहाँ आर है वो 0 के बराबर तथा 0 से बड़ा और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम इन दोनों संख्याओं को इस रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भागफल विधि है तो उसको हम काम में लेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको तो हम लेंगे अंदर, तो 455 तो बड़ी, इसलिए संख्या को तो लिखेंगे अंदर। और 42 क्या है, छोटी संख्या है, इसलिए इसको लिखेंगे बाहर। अब 42 का इसमें क्या देंगे, भाग। कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बचा, 5 और 3। शेषफल बच गया 5 और 3। अब क्या करेंगे, अब क्या हम लिखेंगे, 455 बराबर क्या लिख सकते हैं, 455 बराबर लिखेंगे 42 गुणा 1 प्लस 35। क्या लिखेंगे, 42 गुणा 1 प्लस 35। हमने क्या किया, 455 में भाग दिया किसका, 42 का। कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बच गया, 35। अब हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो लगाएंगे भाजक और शेषफल पर। अगला जो चरण होगा उसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे भाजक और शेषफल पर। अगले चरण में हम भाजक 42 और शेषफल, भाजक 42 और शेषफल 35 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब हम क्या करेंगे, भाजक 42 और शेषफल 35 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनमें जो छोटी संख्या है वो तो आएगी बाहर, तो 35 और 42 में छोटी संख्या है 35, तो 35 को तो लिखेंगे भाजक की जगह और भाज्य की जगह आ जाएगा 42। कितनी बार गया भाग, एक बार। और शेषफल बच गया 7, शेषफल बच गया 7। अब देखो, तो यहाँ पर हम 42 को क्या लिखेंगे, 42 बराबर 35 गुणा 1 प्लस 7। हमने क्या किया दूसरे चरण में, भाजक 42 और शेषफल 35 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 42 को किस प्रकार लिखेंगे, 42 बराबर 35 गुणा 1 प्लस 7। तीसरा चरण देखो, तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, फिर से शेषफल और भाजक पर क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो तीसरे चरण में हम यूक्लिड 35 और 7 पर क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका प्रयोग करेंगे। तो 7 तो जो छोटी संख्या है वो तो किसकी जगह आ जाएगी, भाजक की जगह, और बड़ी संख्या किसकी जगह आ जाएगी, भाज्य की जगह। तो अंदर तो क्या गया 35 और बाहर क्या रह जाएगा 7। अब 7 का भाग देंगे 35 में, 5 बार जाएगा और शेषफल आ गया 0। शेषफल क्या गया 0। तो तीसरे चरण में हमने क्या किया, 35 और 7 पर, 35 तो क्या है भाजक, 7 क्या है शेषफल। भाजक 35 तथा शेषफल 7 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। भाजक 35 और शेषफल 7 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। जब इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 35 बराबर 7 गुणा 5 प्लस 0। क्या लिख सकते हैं, 35 बराबर 7 गुणा 5 प्लस 0। अब यहाँ पर हमें शेषफल कितना मिल गया 0। यहीं पर इसको हमें इतने इसका आगे में कोई चरण नहीं करना। इसके कितने चरण है 3। हमें वहाँ तक इसे हल करना है जहाँ हमें शेषफल क्या मिल जाए 0 मिल जाए। अब शेषफल 0 मिल गया तो इस लास्ट वाली स्थिति में, ये जो लास्ट वाली स्थिति थी जहाँ पर हमें शेषफल क्या मिला 0, इस स्थिति में हमारा भाजक क्या था, भाजक है 7। भाजक कितना है 7। जो भाजक है वही इन संख्याओं का क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पर भाजक क्या है 7, भाजक कितना है 7। अतः इन जो 455 और 42 जो दो संख्या है इनका जो HCF होगा वो भी कितना हो जाएगा 7। तो भाजक कितना मिला हमें 7।
भाजक कितना है 7। अतः हम कह सकते हैं कि 455 अतः 455 तथा 42 का HCF 42 का HCF हो जाएगा 7। हमें वहाँ तक ही इसके चरण को आगे तक बढ़ाना है जहाँ हमें शेषफल 0 मिल जाए। शेषफल 0 मिलते हमें आगे कोई चरण नहीं बढ़ाना है। तो शेषफल 0 मिल जाए तो उस स्थिति में हमें देखना है कि उस स्थिति में भाजक कितना है। जो भाजक होगा वही इन संख्याओं का HCF होगा। नेक्स्ट उदाहरण है 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले चरण में क्या करेंगे, पहले चरण में हम 4052 और 12576 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या को तो लिखेंगे अंदर, बड़ी संख्या है 12576, ये तो संख्या आ जाएगी अंदर, और छोटी संख्या आ जाएगी बाहर, इसको लिखते हैं 4052। अब इसमें भाग देंगे तो ये भाग जाएगा लगभग 3 बार, तो 3 बार भाग जाएगा तो 4052 गुणा 3 6 15 और 12 तो हो जाएगी 12 15 6। अब शेषफल कितना देगा 0 2 4, शेषफल कितना आ गया 420। अब शेषफल वो क्या भाजक से छोटा है, शेषफल क्या है भाजक से छोटा। तो हम इसे लिख सकते हैं पहले चरण में जब हमने 4052 और 12576 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई तो हमें मिला, लगाने पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 12576 बराबर 4052, ये जो भाग गया 3 बार गया तो 4052 गुणा 3 प्लस शेषफल कितना है 420। तो हमने 4052 और 12576 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई तो हमें क्या मिला 12576 बराबर 4052 गुणा 3 प्लस 420। अब हम लगाएंगे दूसरे चरण में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे भाजक और शेषफल पर। किस पर लगाएंगे भाजक और शेषफल। भाजक तो कितना है 4052 और शेषफल कितना है 420। तो इन पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो 420 तो रहेगा बाहर और अंदर क्या जाएगा 4052, अंदर आ जाएगा 4052, ये भाग जाएगा लगभग 9 बार तो 420 गुणा 9 0 18 36 37 3780, घटाने पर 2 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 गया तो 2, तो बच गया 272। कितना बच गया 272 है। जो 272 है वो हमारा भाजक से क्या है छोटा है और भाग गया कितनी बार 9 बार। तो जब हमने 420 और 4052 पर हमने क्या लगाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई तो हम दूसरे चरण में लिखेंगे 4052 बराबर 420 गुणा 9 प्लस 272। हमने क्या किया था 420 और 4052 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई थी। अब अभी हमारा शेषफल क्या नहीं है 0 नहीं है, इसका मतलब इस पर एक बार और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी। किन किन पर भाजक और शेषफल पर। तो हम फिर से भाजक और शेषफल पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो भाजक तो कितना है 420 और शेषफल कितना है 272, तो 272 तो रहेगा बाहर और अंदर आ जाएगा 420। अब इसका भाग जाएगा एक बार तो 272 भाग गया एक बार, तो इसको घटाने पर 8 और यहाँ पर 1 तो 11 4 और 1, तो इसको घटाने पर मिला 148 148 272 अर्थात भाजक से क्या है छोटा है, भाजक से क्या है छोटा है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148। अभी भी हमें जो शेषफल है वो 0 नहीं मिला, इसके लिए हम फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। नेक्स्ट तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे किस पर हम लगाएंगे एक 272 भाजक और शेषफल पर। तो भाजक तो कितना है 272 और शेषफल कितना है 148। तो नेक्स्ट चरण में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे किन किन पर भाजक 272 और शेषफल 148 पर। तो जो छोटी संख्या वो तो जाएगी बाहर और बड़ी संख्या जाएगी अंदर, तो 148 का भाग देंगे 272 में कितनी बार जाएगा एक बार 148, यहाँ पर 4 और 6 बच गया तो 2 124, कितना आ गया 124। जो कि जो शेषफल हमें मिल रहा है
वो भाजक से क्या है, छोटा है। तो हमने क्या किया था, 148 और 272 पर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किया था। तो हमें मिला, तो हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124। अभी भी हमें शेष पर 0 नहीं मिला। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो नेक्स्ट चरण में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किन किन पर, भाजक और शेषफल पर। तो भाजक तो कितना है 148 और शेषफल 124। तो हम 148 और 124 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो 148 और 124 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो बाहर तो रह जाएगा 124 और अंदर आ गया 148। कितनी बार भाग गया, एक बार, और हमें मिल गया 4 और 2। शेषफल मिल गया 24, शेषफल मिल गया 24 जो कि भाजक से छोटा है। तो इसे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24। तो 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24। अभी भी हमें शेषफल 0 नहीं मिला। शेषफल 0 नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो प्रयोग जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग वो किस पर होगा, भाजक और शेषफल पर। किस पर होगा, भाजक और शेषफल पर। तो नेक्स्ट चरण में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे 124 और 24 पर। 124 और 24 पर, तो 124 और 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो 24 तो हो जाएगा बाहर और अंदर आ जाएगा 124। ये भाग जाएगा 5 बार। कितनी बार लग गया, 5 बार। तो 24 को 5 से गुणा किया तो हमें मिल जाएगा 0 2 10 2 120 और शेषफल आ गया 4। जब 124 में 24 का भाग दिया तो 5 बार गया और शेषफल आ गया 4। शेषफल कितना आ गया, 4। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4। अभी भी हमें शेषफल 0 नहीं मिला। इसका मतलब है हमें फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो अगले चरण में हम करेंगे 124 और 4 पर भाजक क्या है 24 और शेषफल कितना है 4। भाजक और शेषफल पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो 24 और 4 पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो 4 तो रह जाएगा बाहर और 24 आ जाएगा अंदर। कितनी बार गया, 6 बार, और शेषफल कितना आ गया 0। तो चरण 7 में इसको क्या लिख सकते हैं, 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 0। अब हमें शेषफल क्या मिल गया, 0। इसका मतलब हमें आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है। तो जो हमें शेषफल 0 मिला, इस स्थिति में शेषफल 0 मिला, इस स्थिति में हमें जो हमारा भाजक है वो क्या है, तो इस स्थिति में जो भाजक है वो क्या है, 4 है। भाजक है 4, तो भाजक 4 है, वही इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 4052 और 12500 क्षेत्र का HCF कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4052 और 12576 का HCF कितना हो गया, 4। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक संख्या 2q का रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का रूप होता है। क्या दिखाना है कि सम पूर्णांक तो 2q+ का रूप होता है और विषम धन पूर्णांक 2q + 1 का रूप होता है। तो इसको हल करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये क्या ली, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और b बराबर, देखो b क्या होता है, क्योंकि गुणा में, तो b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। b बराबर कितना आ गया यहाँ से, 2। b बराबर आ गया 2। अब हम उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, a बराबर BQ + R, जहाँ R है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा b से क्या होगा, छोटा होगा। अब b बराबर यहाँ पर कितना है, 2, तो b की वैल्यू लिख देंगे 2। तो a बराबर b की वैल्यू 2 क्यों + R, जहाँ 0 R है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा b कितना आ गया,
दो, बी कितना है 2। तो आर की कंडीशन क्या होगी कि यह 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा 2 से क्या छोटा है। तो यहाँ पर आर के कितने संभव मान है, यहाँ पर आर के संभव मान कौन कौन से हैं। आर का मान यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा 2 से छोटा। क्या लिखना है, पूर्णांक संख्या है। तो 0 से बड़ी तो पूर्णांक संख्या कौन सी है, 0, 0 के बराबर भी लेनी है और 2 से छोटी, तो संख्या हो जाएंगी 0 1, 0 और 1। तो आर के संभव मान क्या है, 0 तथा 1। अब क्या करेंगे, आर बराबर 0, अब लिखेंगे आर बराबर 0। पहली स्थिति में हम लेंगे आर बराबर 0। आर बराबर 0 लेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बराबर कितना हो गया 2 क्यू। क्यू क्या है यहाँ पर, पूर्णांक संख्या। क्यों क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या किया है, 2 से गुणा किया गया। पूर्णांक संख्या को 2 से गुणा किया गया, किसी भी संख्या को 2 से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो हमेशा सम पूर्णांक संख्या ही होगी। जैसे हमने क्यू की जगह लिया 5, क्यू बराबर लिया 5, तो 2 क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 बराबर 10। 10 क्या है, एक सम पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार क्यू बराबर हमने लिया 15, क्यू बराबर कितना लिया 15, तो 2 क्यू बराबर 2 गुणा 15 बराबर 30। 30 क्या है, समपूर्णांक संख्या है। अतः जो 2 क्यू है वो क्या है, समपूर्णांक संख्या। ये क्या होगी, एक समपूर्णांक संख्या। दूसरी स्थिति क्या है, जब r बराबर कितना हो 1 हो, r बराबर कितना हो 1, तो हमें a बराबर मिल जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। अब q क्या है यहाँ पर, पूर्णांक संख्या। जैसे अब देखो पूर्णांक संख्या हमने ली, जैसे q बराबर 5, कितना लिया, q बराबर 5। अब देखो q बराबर 5 लिया तो a कितना मिलेगा, q की जगह 5 रखो तो a मिलेगा हमें 2 गुणा 5 प्लस 1। ए क्या मिलेगा, 2 गुणा 5 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10 × 11, क्या आ जाएगा 11। 11 क्या है, एक विषम संख्या। 11 क्या है, एक विषम संख्या। इसी प्रकार क्यों बराबर मैंने लिया 7, क्यों बराबर लिया 7, क्यों बराबर 7 लेने पर ए कितना मिलेगा, ए मिलेगा हमें 2 गुणा 7 प्लस 1, 7 को 2 से गुणा किया 14, 14 प्लस 1 15, 15 क्या है, एक विषम संख्या। 15 क्या है, एक विषम संख्या है। अतः जो यहाँ पर जो ए क्या है वो क्या होगी, एक विषम संख्या होगी, और यहाँ पर ए क्या होगा, एक सम संख्या मिली। ये कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या, विषम पूर्णांक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 2q एक सम पूर्णांक संख्या को व्यक्त करेगा और 2q + 1 एक विषम पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करेगा। अतः नीचे लिख देंगे हम, अतः 2q समपूर्णांक का रूप होता है तथा 2q + 1 विषम पूर्णांक संख्या का रूप होता है। क्या किया, हमें क्या करना था, प्रत्येक की दर्शाई कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का रूप होता है तथा विषम धन पूर्णांक 2q + 1 का रूप होता है। तो हमने क्या किया, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और b बराबर कितना है, यहाँ पर q के गुणा में क्या है, q के गुणा में क्या है b, तो q के गुणा में है 2, तो b बराबर आ गया 2। अब हम लगेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर bq + r, जहाँ r क्या होता है 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा b से छोटा। तो b बराबर कितना है 2, तो यहाँ पर b बराबर दिया 2, तो r की कंडीशन आ गई ये। तो इसका मतलब है कि r 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा 2 से क्या होगा छोटा। तो 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 2 से छोटा, इस कितनी पूर्णांक संख्या हो जाएगी, 0 और 1। तो r के संभव कितने होंगे, 0 तथा 1। तो r बराबर 0, r बराबर जब हमने यहाँ पर 0 रखा तो a बराबर मिल गया 2q, और r बराबर 1 रखा तो हमें मिल गया 2q + 1। अब जो a बराबर 2 की है वो क्या है, समपूर्णांक संख्या है। क्यों क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया, तो 2 से गुणा किया गया तो ये कैसी संख्या प्राप्त होगी, पूर्णांक संख्या। दूसरा जब r बराबर हमने रखा 1, तो a बराबर मिला 2q + 1, कितना मिला, a बराबर 2q + 1, तो ये जो है वो विषम संख्या होगी। अतः जो 2q सम पूर्णांक का रूप होता है और 2q + 1 विषम पूर्णांक का रूप होता है।
तीसरा उदाहरण है, दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 का रूप होता है जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई पूर्णांक संख्या, माना a कोई क्या है, पूर्णांक संख्या है, और b बराबर कितना, 4, q के गुणा में क्या 4, तो b बराबर हो गया 4। अतः यूक्लिड, अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा b से छोटा है। b का मान कितना है यहाँ पर 4, तो हम b बराबर रख देंगे 4। तो a बराबर 4q प्लस आर, जहाँ r क्या है 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा 4 से छोटा है। तो r के कितने संभव मान हो जाएंगे, 0, 1, 2 और 3। r के संभव मान कितने होंगे, 0, 1, 2 और 3। जब हमने r बराबर 0 रखा तो a बराबर मिला हमें 4q। अब देखो q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, q क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को सम संख्या से गुणा करने पर एक सम संख्या ही मिलती है, जबकि a क्या ली थी हमने, एक विषम पूर्णांक संख्या। a क्या ली थी, विषम पूर्णांक संख्या। ये तो क्या ली थी, विषम पूर्णांक संख्या, जबकि ये 4q क्या है, समपूर्णांक संख्या। अतः जो विषम संख्या कभी भी सम संख्या के बराबर नहीं होगी, अतः r बराबर 0 नहीं होगा। इस स्थिति में r बराबर 0 नहीं होगा, इस स्थिति में r बराबर 0 नहीं होगा। दूसरा देखो, r बराबर 1, r बराबर 1 रखा तो a बराबर मिला 4q प्लस 1, r बराबर मिला हमें 4q प्लस 1। अब ये 4q, ये तो क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ दी, तो सम में विषम जोड़ने पर कौन सी संख्या मिलती है, सम में विषम संख्या जोड़ने पर, सम में क्या जोड़ने पर, विषम संख्या जोड़ने पर। तो हमने क्या क्या, सम में कौन सी संख्या जोड़नी है, विषम संख्या। तो सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगी। देखो 4q क्या है, सम संख्या, और a क्या है, विषम संख्या। तो सम प्लस विषम क्या होता है, विषम। सम जैसे हमने q बराबर कोई ली, q बराबर लिया हमने, कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, जैसे 4 लिया, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4 गुना 4 प्लस 1, 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 प्लस 1 17। क्या आ रही है, एक विषम संख्या। तो ये क्या रही है, एक विषम संख्या, और a भी क्या थी हमारी, विषम संख्या। अतः r बराबर 1 पर हमें इसका रूप कैसा मिलेगा, a बराबर 4q प्लस 1, एक रूप तो ये मिल गया। दूसरा देखो 4q प्लस 2, r बराबर 2 रखा तो a बराबर मिला 4q प्लस 2। 4q कैसी है, सम संख्या। 4q कैसी है, क्यों क्या, क्यों यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक संख्या, तो हमने रखी q बराबर 1 रखा, q बराबर कितना रखा 1, तो a बराबर मिलेगा 4 गुना 1 प्लस 2। 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 और 2 6, 6 कैसी है, सम संख्या। इसी प्रकार हमने रखा q बराबर 2, q बराबर 2 रखा तो a मिलेगा 4 गुना 2 प्लस 2, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और 2 10, कैसी सम संख्या। तो r बराबर 2 रखने पर हमें कैसी संख्या मिल रही है, सम संख्या। ये कैसी संख्या मिल रही है, सम संख्या। लेकिन a क्या था हमारा, विषम संख्या। विषम संख्या कभी भी सम संख्या के बराबर नहीं होती, इसलिए r बराबर 2 भी नहीं होगा, r बराबर, r का मान 2 नहीं होगा। अब रखेंगे r बराबर 3, r बराबर 3 रखने पर a बराबर मिला हमें 4q प्लस 3। q क्या, पूर्णांक संख्या। q बराबर हमने रखा जैसे 1 रखने पर a का मान मिलेगा 4 गुना 1 प्लस 3, क्या आ जाएगा 7, 7 किसी एक विषम संख्या। इसी प्रकार q बराबर हमने रखा 2, तो a बराबर आ जाएगा 4 गुना 2 प्लस 3, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और 3 11, 11 किसी एक विषम संख्या। इसी प्रकार q बराबर 3 रखा तो a बराबर मिल जाएगा 4 गुना 3 प्लस 3, 4 3 12 और 3 15, 15 कैसी एक विषम संख्या है। अतः r बराबर हमने 3 रखा तो हमें क्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है। अतः इसका रूप कैसा है, a बराबर 4q प्लस 3। एक रूप तो हमें मिला r बराबर 1 पर a बराबर 4q प्लस 1, और एक रूप मिला हमें r बराबर 3 पर a बराबर 4q प्लस 3। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक संख्याओं के कितने रूप है, अतः विषम पूर्णांक संख्या, विषम पूर्णांक संख्या 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 का रूप होता है। विषम पूर्णांक संख्याओं का क्या स्वरूप होता है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 होता है। एग्जाम्पल 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे, और डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है।
तो कितनी उसके पास, एक तो है 420 तो क्या है काजू, 420 तो है काजू की बर्फी, और 130 है बादाम की, 130 है बादाम की बर्फी। तो इसके लिए देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 420 और 130 का क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो 420 और 130 का क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो 420 को तो ले लिया अंदर है, और छोटी संख्या 130 को लिया बाहर। तो 130 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार जाएगा, 3 40, 0 और 3, कितना आ गया, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। तो पहले चरण में हम क्या लिखेंगे, 420 बराबर 130 गुणा 3 + 3। अब देखो शेषफल में भी 0 नहीं है ना, शेषफल 0 नहीं मिला, इसका मतलब हमें आइए फिर से एक बार क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे 130 और 30 पर, भाजक और शेषफल पर करते हैं। तो जो छोटे शेषफल क्या है, छोटा, और शेषफल हमें हमेशा क्या लेना है, छोटा। जब तक भाग देना, जब तक हमें शेषफल क्या मिले, भाजक से छोटा नहीं मिले, तब तक हमें भाग देना है। अब 30 तो आ जाएगा बाहर, और 130 आ गया अंदर। कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार, 4 × 120, शेषफल हो गया 10। तो दूसरे चरण में हम क्या लिखेंगे, 130 बराबर हो गया 30 गुणा 4 + 10। 130 बराबर 30 गुणा 4 + 10। शेषफल 0 नहीं मिला, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे किस पर, भाजक 30 और शेषफल 10 पर। भाजक 30 और शेषफल 10 पर। तो 30 आ गया अंदर, तो भाग गया 3 बार, और शेषफल आ गया 0। तो हमने 10 और 30 पर क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 30 बराबर कितना, 10 गुणा 3 + 0। शेषफल क्या मिल गया, 0 मिलने वाली इस स्थिति में भाजक कितना है, इस स्थिति में भाजक की संख्या है, भाजक है हमारा 10। तो HCF भी कितना हो जाएगा, 10। HCF कितना हो जाएगा, 10। HCF कितना हो जाएगा, 10। अतः क्या करेगा, 10 बर्फियों की क्या करेगा, 10 बर्फियों को एक पंक्ति में रखेगा, जिससे कि वो परात में न्यूनतम स्थान घेरेगी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो एक पहला पार्ट है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना। तो चरण पहले में क्या करेंगे, 135 और 225 पर क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो जब इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो देखो 225 को तो लेंगे अंदर, और 135 आ जाएगा बाहर। 135 आ गया बाहर, और 225 कितनी बार जाएगा, एक बार भाग गया। तो कितना बचेगा शेषफल, 1 और 7 तो 9, कितना शेषफल आ गया, 90। तो इसको हम लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुणा 1 + 90। पहले चरण में हमने क्या किया कि जो 135 और 225 था, उस पर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के बाद इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 225 बराबर 135 गुणा 1 + 90। अब शेषफल मिला हमें 90। तो शेषफल 0 नहीं है, अतः हम क्या करेंगे, फिर से एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चरण दूसरे में हम जो भाजक है 135 और शेषफल 90, इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो 90 तो आ गया बाहर, 135 आएगा अंदर। तो भाग गया कितनी बार, एक बार। कितना शेषफल आ गया, 5 और 4। शेषफल कितना आ गया, 45। जब हमने भाजक 135 और शेषफल 90 पर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया, तो हमें भागफल तो मिला 1 और शेषफल मिला कितना, 45। तो इसको लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुणा 1 + 45। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं है, इसलिए फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे भाजक और शेषफल पर। तो चलिए भाजक तो कितना 90 और शेषफल कितना 45। इस पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो 2 बार भाग गया और शेषफल आ गया 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 बराबर 45 गुणा 2 + 0। यहाँ पर हमें शेषफल कितना मिल गया, 0। इस स्थिति में हमारा भाजक कितना है, 45। इस स्थिति में भाजक है 45। तो HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पर HCF हो गया 45। इस स्थिति में संख्या 200, 135 और 225 के लिए HCF हो गया 45। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38 220 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो बड़ी संख्या उसको तो लेंगे अंदर,
38,220 और छोटी संख्या 196 इसमें लेंगे बार। इसका भाग दिया तो भाग जाएगा एक बार और शेषफल मिल जाएगा 0 2, यहाँ पर 12 तो 6 7 हो गया 7 1 8 1 18,420। अब जो शेषफल मिल रहा है वो क्या भाजक से बड़ा है, इसका मतलब इसमें भाग और जाएगा तो इसमें भाग जाएगा लगभग 9 बार। तो 196 गुणा 9, 9 की 54, 80 की 5, 9 9 81, 81 को 5, 86 को 6, 80 की 8, 9 1 9, 9 8 17, 9 8 17, ठीक तो 17 6 4 घटाने पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो 4 9, 980। फिर हमारा जो शेष वाला वो क्या भाजक से बड़ा है तो एक बार फिर से हमारा यहाँ पर भाग जाएगा। अब जाएगा 5 बार लेकर भाग जाएगा 5 बार तो 196 गुणा 5, 0 80 की 3, 9 5 45 और 3 48 को 8, 80 की 4, 5 1 5 4 9, कितना आ गया 980। कितनी बार के बाद 5। तो 38,220 को क्या लिख सकते हैं, 38,220 को हम लिख सकते हैं 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस शेषफल आ गया यहाँ पर 0। तो शेषफल 0 आ गया। इस स्थिति में भाजक कितना 196, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 196, HCF हो गया 196। तीसरा पार्ट है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो हम बड़ी संख्या को लेंगे अंदर 867 और छोटी संख्या 255, तो ये भाग जाएगा लगभग 3 बार। तो 255 गुणा 3, 5 3 15 85 की 5 3 15 1 16 85 की 3 2 4 1 7, 765 घटाने पर 2 0 102, कितना मिल गया 102। तो पहले चरण में हम क्या लिखेंगे, पहले चरण में लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणा 3, कितनी गुणा 3 प्लस 102। शेषफल 0 नहीं है इसलिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे किन किन 255 और 102 पर। तो नेक्स्ट चरण में क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भाजक 255 और शेषफल 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो 255 ये भाग जाएगा 2 बार, कितना आ गया 204, 2 बार गया और शेषफल लगे 1 और 5, कितना आ गया 51। तो इसको लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51, शेषफल कितना आ रहा है 51। फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे किन किन पर, भाजक 102 और शेषफल 51 पर। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे 102 और 51 पर। तो 102 तो आ गया अंदर, 51 आ गया बाहर। तो 51 का भाग जाएगा 2 बार, कितना आ गया 102 और शेषफल आ गया 0। तो इसका लिखेंगे चरण नंबर 3, क्या लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। इस स्थिति में हमारा शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल 0 आ गया। इस स्थिति में हमारा जो भाजक है वो क्या है 51, शेषफल 0 वाली स्थिति में भाजक है 51, इसलिए HCF भी कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 51, HCF कितना हो गया 51। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप होता है। तो हम क्या करेंगे, माना ए कोई विषम धन पूर्णांक संख्या, हमने क्या ली ए, यह क्या एक विषम धन पूर्णांक संख्या है, और बी क्यों क्या गुणा में क्या है 6, तो बी बराबर हो गया 6। अतः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर होता है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा और बी से क्या होता है छोटा होता है। तो यहाँ वहाँ पर हमें बी का मान रखेंगे, तो बी का मान रखने पर हमें मिला ए बराबर 6q प्लस आर। तो आर जहाँ अब आर यहाँ पर भी हमने 6 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, आर का मान है 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 6 से क्या है छोटा है। तो आर के संभव मान हो गए 0 1 2 3 4 5। जब आर बराबर 0 रखा तो ए बराबर में मिला 6q, क्यू क्या है ये पूर्णांक संख्या। अब क्यू बराबर हमने रखा 1, क्यू बराबर कितना रखा 1, तो ए बराबर कितना मिलेगा 6, क्यू बराबर हमने रखा 2, तो ए बराबर मिलेगा 12, क्यू बराबर हमने रखा 3, तो ए बराबर मिलेगा हमें 18। देखो 6 या 6 क्या है सम संख्या, 12 भी क्या है सम, 18 भी क्या है सम संख्या। कोई भी यहाँ पर पूर्णांक संख्या रखेंगे तो हमें एक सम संख्या मिलेगी, जबकि हमने क्या लिया था कि ए कोई विषम धन पूर्णांक संख्या, ए क्या है विषम धन पूर्णांक संख्या, यहाँ पर क्या मिल रही है ए एक सम पूर्णांक संख्या। अतः आर बराबर 0 का आर का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए क्या मिल रहा है हमें सम पूर्णांक, और हमने क्या लिया था ए क्या था विषम धन पूर्णांक, इसलिए आर बराबर 0 नहीं होगा।
दूसरा आर बराबर रखा हमने 1, आर बराबर 1 रखने पर हमें मिला ए बराबर 6q प्लस 1। अब यहाँ पर क्यों क्या है पूर्णांक संख्या, तो क्यों बराबर हमने रखा 1, क्यों बराबर का 1, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 7, क्यों बराबर हमने रखा 2, क्यों बराबर रखा 2, तो ए बराबर आ जाएगा 13, क्यों बराबर अपने रखा 3, क्यों बराबर 3 रखा, तो बी बराबर आ जाएगा 19, जो कि क्या है विषम पूर्णांक संख्या है। जब हम क्यों का मान क्या रखेंगे, कोई भी पूर्णांक संख्या रखेंगे तो हम जो ए मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगी। अतः आर बराबर 1 पर इस संख्या का रूप कैसा है, ए बराबर 6q प्लस 1। दूसरा देखो, जब आर बराबर रखा 2, आर बराबर हमने 2 रखा, तो यहाँ पर आर बराबर 2 रख दिया, तो ए बराबर कितना मिलेगा 6q प्लस 2, कितना हो गया 6q प्लस 2। अब क्यों क्या है यहाँ पर पूर्णांक संख्या, तो क्यों का मान रखो ए पूर्णांक, तो ए कितना मिलेगा 6 को गुणा किया 1 से, 6 और 2 8, ए बराबर मिला 8, क्यों बराबर हमने रखा 2, क्यों बराबर हमने रखा 2, तो 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 और 2 14, तो ए बराबर आ गया 14। ये भी क्या है सम संख्या, ये भी क्या है सम संख्या। तो हम यहाँ पर कोई भी पूर्णांक संख्या रखेंगे तो हमें क्या मिल रही है, सम संख्या मिल रही है। क्या मिल रही है, सम संख्या। जबकि हमने ए क्या लिया था, विषम पूर्णांक संख्या ली थी, जो कि क्या कर रही है, इसका विरोध कर रही है। क्या कर रही है, विरोध कर रही है। अतः आर बराबर 2 पर ए बराबर 6q प्लस 2 नहीं हो सकता। अतः क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या मिल रही है, सम संख्या। क्या मिल रही है, सम संख्या, और ए हमने क्या लिया था, विषम संख्या, इसलिए आर का मान 2 नहीं होगा, आर का मान 2 नहीं होगा। अब देखो आर बराबर हमने रखा 3, आर बराबर 3 रखने पर ए बराबर 6q प्लस 3 मिल गया। अब क्यों बराबर, क्यों क्या पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या हमने रखी 1, तो ए बराबर कितना आ गया 9, ए बराबर क्या आ गया 9, क्या एक सम संख्या। क्यों बराबर हमने रखा 2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6 और 2 12 3 15, ये भी कैसा एक विषम संख्या है। इसी प्रकार क्यों बराबर हमने रखा 3, तो ए बराबर आ जाएगा 18 और 3 21, ये भी क्या है विषम संख्या है। अर्थात क्यों का मान पूर्णांक संख्या रखने पर हमें क्या मिल रही है, सम संख्याएं मिल रही है। जो क्या मिल रही है, विषम संख्याएं मिल रही है, सॉरी क्या मिल रही है, विषम संख्याएं मिल रही है। अतः आर बराबर 3 पर आर बराबर 3 पर संख्या का रूप कैसा होगा, 6q प्लस 3। आर बराबर 3 पर विषम धन पूर्णांक का जो रूप होगा वो होगा 6q प्लस 3। अब देखते हैं आर बराबर 4 पर, आर बराबर हमने 4 रखा, तो ए बराबर मिला 6q प्लस 4, आर बराबर 4 रखने पर ए बराबर 6q प्लस 4 मिला। अब क्यों क्या है पूर्णांक संख्या, तो क्यों का मान रखो, क्यों बराबर हमने रखा 1, तो ए बराबर मिल गया 6 और 4 10, क्यों बराबर रखा 2, क्यों बराबर रखा 2, 6 और 2 12 और 2 14, ए बराबर आ गया 14, जो कि सम संख्याएं मिल रही है। क्या मिल रही है, क्यों क्या है पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या रखने पर हमें क्या मिल रही है, सम संख्या मिल रही है। लेकिन ए क्या था हमारा, ए था हमारा विषम धन पूर्णांक संख्या। क्या था, विषम धन पूर्णांक संख्या, जो कि असत्य बात है। अतः आर बराबर 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर बराबर 4 पर हमें सम संख्याएं मिल रही है। यह नहीं होगा, 2 वाला भी नहीं होगा और 1 वाला भी नहीं होगा। अब रखते हैं आर बराबर 5, आर बराबर 5 रखने पर हमें मिला ए बराबर 6q प्लस 5। आर बराबर 5 रखने पर ए बराबर मिला 6q प्लस 5। तो क्यों क्या पूर्णांक संख्या, क्यों क्या पूर्णांक संख्या, तो क्यों बराबर का ए, तो ए बराबर मिल गया 11, क्या है विषम संख्या। इस प्रकार और भी पूर्णांक संख्या रखेंगे तो जो ए का मान है वो कैसा मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगी। अतः आर बराबर 5 पर इसका रूप कैसा हो गया, ए बराबर 6q प्लस 5। हमें ये तो ज्ञात करना था कि विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप होती। तो आर बराबर 1 पर तो क्या मिला, विषम धन पूर्णांक का रूप ए बराबर 6q प्लस 1। आर बराबर 3 पर विषम संख्या का रूप मिला 6q प्लस 3, और आर बराबर 5 पर मिला हमें 6q प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप होता है। तो हम क्या मानेंगे कि जो धनात्मक संख्या उसको ले लिया a, माना कि a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, और b बराबर कितना है 3, b बराबर कितना गया m के गुणा में कितना है 3, तो b बराबर हो गया 3। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर bq प्लस r, जहाँ r क्या है 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा है। तो b का मान रखेंगे 3, तो a बराबर मिल गया 3q प्लस r, जहाँ r है वो 0 से बड़ा और 3, 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो r के कितने संभव मान हो गए, 0 1 2, 0 1 और 2। जब हमने r बराबर 0 रखा तो a बराबर मिल गया कितना 3q। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग। अब हम करेंगे इसका वर्ग। ये जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया कि देखो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी
पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a कोई धनात्मक संख्या ली और b बराबर कितना है 3। अब क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर bq+r, a बराबर bq+r, जहाँ r है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। b का मान कितना है 3 रखने पर ये मिल गया। तो यहाँ पर r के कितने मान मिले, 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो कितने मान हो गए, 0, 1 और 2। अब हमने r बराबर क्या रखा, 0 रखा, तो a बराबर कितना मिल गया 3q। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो गया 9q का स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या लिया, 3 कॉमन लिया, तो a स्क्वायर बराबर हो गया 3 को अंदर आ जाएगा 3q स्क्वायर। अब q स्क्वायर को हमने मान लिया m। देखो q स्क्वायर, q क्या है पूर्णांक, तो इसका स्क्वायर भी क्या किया, पूर्णांक संख्या होगी, और उस पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक संख्या से गुणा करने पर भी क्या मिलेगी, पूर्णांक संख्या मिलेगी। तो हमने इस पूर्णांक संख्या को लिख लिया m। क्या लिख लिया m, जहाँ m बराबर क्या है 3q। तो उस जो संख्या ली थी उसका वर्ग किसके रूप में मिला, 3m के रूप में मिल रहा है। देखो दूसरा r बराबर हमने रखा 1, r बराबर रखा 1, तो a बराबर कितना आ गया 3q+1। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो मिल गया 3, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ से 3 लिया कॉमन तो यहाँ पर आ जाएगा 2q, और 12+1। ये क्या देखो, क्यों क्या है पूर्णांक संख्या है, क्यू स्क्वायर भी क्या होगी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करने पर भी कैसी संख्या होगी, पूर्णांक संख्या। यहाँ पर ये भी कैसी है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक और पूर्णांक का योग भी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो ये जो पूर्णांक संख्या है इसको हमने ले लिया m। क्या ले लिया m, तो 3m+1 क्या आ गया 3m+1, जहाँ m बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इस संख्या का वर्ग किसके रूप में मिल रहा है हमें, 3m+1 के रूप में मिल रहा है। दूसरा देखो r बराबर 2 पर, r बराबर 2 रखा, तो a बराबर कितना मिल गया 3q+2। अब दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हमें मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 12q+4। अब ये 4 है, इसको इस प्रकार लिख लेंगे 3+1 के रूप में। फिर हमने यहाँ से क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पर बच गया 4q, यहाँ पर 1 और बाहर आ गया 1। अब ये भी पूरी क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या। इस पूर्णांक संख्या को हमने लिख दिया m से, तो लिख दिया 3m+1, जहाँ m बराबर क्या 3q स्क्वायर प्लस 4q+1। तो हमने उस संख्या का जो वर्ग है वो किस रूप में मिल रहा है, 3m+1 में। यहाँ पर भी जो संख्या a थी उसका वर्ग मिल रहा है 3m+1 में, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, उस संख्या का वर्ग मिल रहा है 3m में। और यही हमें ज्ञात करना था कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है वह किसी m के लिए क्या मिले, 3m या 3m+1 का रूप होता है, और यही हमें मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 होता है। तो माना a कोई धनात्मक संख्या है, a तो क्या ली कोई धनात्मक संख्या, और यहाँ पर b बराबर 3 लिया गया। देखो b बराबर 3 क्यों लिया गया, a बराबर क्या होता है bq+r होता है। a बराबर क्या होता है bq+r। हमें कैसा रूप ज्ञात करना है, 9m, 9m+1, 9m+8। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, 3m, 3 × 3m+1, 3 × 3m+1। अर्थात कहने का मतलब q की जगह तो क्या आ जाएगा 3m, और b की जगह कितना आ जाएगा 3। q की जगह तो कितना आ जाएगा 3m, और b की जगह आ जाएगा 3, तो b का मान तो हो गया 3। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर bq+1, जहाँ r 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से क्या होता है छोटा आता है। b का मान रख देंगे, b का मान रखने पर b का मान कितना है 3, तो b का मान रख दिया यहाँ पर 3। तो r के कितने संभव मान मिलेंगे, यहाँ से r के संभव मान मिल गए 0, 1 तथा 2। अब देखो जब r बराबर हमने 0 रखा तो a बराबर कितना मिल जाएगा 3q, a बराबर कितना मिल जाएगा 3q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका घन कर देंगे, तो aq बराबर 3q का क्यूब, क्या हो जाएगा 3q का क्यूब। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, और क्यूब। अब यहाँ से 9 क्या लेंगे कॉमन, 9 कॉमन लिया तो बच जाएगा 9, और अब अंदर आ जाएगा 3q क्यूब। अब यह क्या है, पूर्णांक संख्या। तो इस पूर्णांक संख्या को हमने लिख दिया m से, इस पूर्णांक संख्या को हमने लिख दिया m से, तो a³ बराबर हो गया 9m। तो r बराबर 0 पर इस संख्या a का क्यूब घन किस कैसा रूप है, 9m का रूप है। इसी प्रकार r बराबर 1 पर देखते हैं कि इस संख्या का क्यूब का रूप कैसा है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 1 पर a बराबर हो गया 3q+1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब। तो a का क्यूब बराबर 3q+1 का क्यूब। a प्लस बी का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a। जब इसको
ए प्लस बी का क्यूब लगाएंगे तो 3 क्यू का क्यूब तो कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, 1 का क्यूब 1, फिर लगाएंगे 3 इंटू ए स्क्वायर, देखो 3 इंटू ए स्क्वायर भी है तो 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर गुणा 1, ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, फिर 3 गुणा बी का स्क्वायर होता है इंटू 3 क्यू, तो ये हो जाएगा 9 क्यू। इसमें से क्या करेंगे इसको 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, इसको इस प्रकार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या लेंगे 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेकर 9 कॉमन लिया तो हमें मिल गया, इसके अंदर मिलेगा कोष्टक में 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। तो इस ये क्या है पूर्णांक संख्या, इस पूर्णांक संख्या को हमने लिख दिया m से, क्या लिख दिया m से, तो a क्यूब बराबर हो गया 9m प्लस 1। तो r बराबर 1 पर इस धनात्मक पूर्णांक संख्या का रूप मिला हमें 9m प्लस 1। r बराबर 2 पर देखते हैं, r बराबर 2 पर a का मान हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। अब क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, क्यूब करने के बाद में ये मिलेगा, ये संख्या मिली यहाँ से, यहाँ ये मिली, इसमें से मैंने क्या 9 कॉमन लिया, और ये जो संख्या है वो क्या है एक पूर्णांक संख्या है, और इसको क्या लिख दिया एक m से लिख दिया, तो ये जो रूप हो गया वो हो गया 9m प्लस 8। क्या हो गया ए क्यूब का रूप कैसा हो गया 9m प्लस 8 का, तो r बराबर 2 पर इस संख्या का रूप क्या है 9m प्लस 8, और यही हमें ज्ञात करना था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप होता है। उसे क्या कहा कि जो धनात्मक संख्या a है उसका जो क्यूब उसका रूप 9m प्लस 1 9m प्लस 8 होता है, जो कि हमने ज्ञात कर लिया। इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं।